हाँ जी बच्चों, एक बार फिर आपका ढेरों स्वागत है यूनिट 4 चैप्टर 2 में। और लेक्चर नंबर है 9। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 है ये। और बेटा सर्किट है LCR सीरीज सर्किट। नाम से क्लियर हो गया है। कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं? 3। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं और ये AC सोर्स के अक्रॉस लगे हुए हैं। मान लीजिए L के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है EL। ये वोल्टेज है EL। और बच्चों जो C के अक्रॉस वोल्टेज है ये है EC। और R के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है ER। आपको पता ही है जितनी बार भी कॉम्बिनेशन होगा, है ना, L में C में R, ये सब कॉम्बिनेशन है। जैसे LR सर्किट भी एक कॉम्बिनेशन वाला सर्किट था, RC सर्किट भी एक कॉम्बिनेशन वाला था, LCR भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। तो स्टार्टिंग की जाती है फेजर डायग्राम से। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं फेजर डायग्राम। केयरफुली देखिएगा, आपको आता है। बताओ सबसे पहले क्या बनाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब, करंट। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सभी में से समान होगी। तो सबसे पहले करंट देखो बच्चों, ये करंट हो गई। करंट का नाम है IV। ये करंट हो गई। अब बनाओ R वाले वोल्टेज। R वाले वोल्टेज मालूम ही है तुम्हें कि रेजिस्टेंस के वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में होते हैं, यानी उसी दिशा में होते हैं। तो ये हो गए R वाले वोल्टेज। अब बनाओ L वाले वोल्टेज। L वाले वोल्टेज जो होते हैं वो करंट से 90 डिग्री आगे होते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया है कि L वाले वोल्टेज C वाले वोल्टेज से ज्यादा हैं। डायग्राम बनाते समय ये मैंने मान लिया है। ठीक है, आप उल्टा भी मान सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हैं L वाले वोल्टेज, EL 90 डिग्री आगे। अब C वाले वोल्टेज बनाओ। 90 डिग्री पीछे, करंट से 90 डिग्री पीछे, ये करंट है तो 90 डिग्री पीछे। ये हैं C वाले वोल्टेज। मैंने क्या मान लिया है? लेट EL इज ग्रेटर देन EC। डायग्राम बनाते समय ये मान लिया है। जरूरी नहीं है EL ही बड़ा हो सकता है दोनों वोल्टेज बराबर हो सकता है EC बड़ा हो। अब 3 डायग्राम ना बनाएं, एक डायग्राम बनाने के लिए मैंने EL को बड़ा मान लिया है। लेकिन केस हम तीनों ही डिस्कस कर देंगे, उससे कोई अंतर नहीं है आगे। अब बताओ भाई, EL और EC तो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, उल्टी दिशा में है। EL बड़ा है तो रिजल्ट किधर बचेगा? ये EC पोर्शन कट जाएगा इसमें से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा EL माइनस EC। तो ये आ गया EL माइनस EC, ये वाला। ये ER है। अब रिजल्टेंट निकालो, तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट आ गया आपके पास। पैरेललोग्राम को पूरा कर लो और ये हो गया भाई आपका जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है वो रिजल्टेंट हो गया। तो ये हो गया EV और ये एंगल हो गया फाई। अब प्रीवियस नॉलेज को एक बार भाई चेक करा लो। चलो बोलो, तुम्हें आता तो सारा ही है लेकिन चेक कर लो। चलो भाई बोलो, ER का फॉर्मूला क्या होता है? IVR, ओम्स लॉ है, याद आ गया होगा। अब बोलो EL का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, EL होता है IVXL, याद आ गया होगा। अब बोलो XL का फॉर्मूला, XL होता है ओमेगा L। क्लियर? अब बोलो बच्चों EC का फॉर्मूला, EC होता है IVXC। और बोलो XC का फॉर्मूला, XC होता है 1/ωc। ये बातें हैं जो हमारी प्रीवियस नॉलेज में हमने पढ़ी हुई हैं, कोई भी नई बात अभी तक मैंने नहीं लिखी है। अब स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल को, जरा ध्यान से देखो बच्चों। बोलो भाई, EV की वैल्यू निकालनी है तो ये ट्राइंगल हो गया है, आप देख ही रहे हो। ये वाली साइड कितनी है? EL माइनस EC। ये वाली साइड, ये ER है तो पाइथागोरस लगा लो। तो EV हो जाएगा अंडर रूट
चलो बोलो भाई, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओ सभी की, तो ईवी हो जाएगा, देखो आई वी तो सभी में कॉमन आना है बेटा, तो आई वी को अगर चाहो तो इसमें भी आई वी आर लिखोगे, इसमें आई वी एक्सएल लिखोगे, इसमें आई वी एक्ससी लिखोगे, तो आई वी बाहर लिख ले रहे हैं, तो आई वी सब में से बाहर अंडर रूट। अब बताओ क्या बचेगा, ई आर स्क्वायर, आई वी तो जा चुका है, तो आर स्क्वायर प्लस ई एल है आई वी एक्सएल, आई वी हट चुका है, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया है? चाहो तो एक स्टेप कर लेना, पहले आई वी लिखा रहने देना, फिर आई वी अगले स्टेप में बाहर ले लेना, तो अभी एक ही बात है। अब आई वी अपॉन में चला जाएगा, तो ई वी अपॉन आई वी कितना बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, ईवी माने वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट वी अपॉन आई, ये रेजिस्टेंस हो गया, और आपको पता ही है इसको क्या कहते हैं, इंपीडेंस, और डिनोट किससे करते हैं, जेड से। सारा याद आ गया होगा, तो ये जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो देखो भाई, ये हो गया अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, तो Z क्या है, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, ठीक है भाई। अब बताओ इसका नाम क्या होता है, Z का नाम तुम्हें पता ही है, इंपीडेंस होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यह भी तुम्हें याद है, यूनिट ऑफ जेड होती है ओम। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जेड का पहला फॉर्मूला क्या था, जरा मैं पूछ के देख लेता हूं। जेड था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6A। और बनाओ फॉर्मूले, चलो। एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो जेड का एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। 6B समझ लो इसे। और बताओ, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, तो जेड का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6C। तो इतने तरह से आप Z को डिफाइन कर सकते हो। अब बात आती है फेज डिफरेंस निकालने की। तो देखो फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, tan फाई निकाल रहे हैं, तो tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लो भाई बोलो, इसमें देखो जरा, आप जरा डायग्राम में देखो और बताओ प्यारे बच्चों। पहले बताओ डायग्राम दिख रहा है, परपेंडिकुलर पहचानो, ये आर्म परपेंडिकुलर है, कितनी लंबी है, EL माइनस EC, EL माइनस EC, और बेस ये वाली आर्म है, कितनी लंबी है, ER, तो EL माइनस EC अपॉन ER, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो जरा केयरफुली देखना भाई, तो ये हो जाएगा EL माइनस EC अपॉन ER। EL की वैल्यू बताओ बच्चों, तो tan फाई हो जाएगा, बोलो बच्चों, IV XL माइनस IV XC अपॉन IVR। IV सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका XL माइनस XC अपॉन R, या XL की भी वैल्यू लिख लो, XL होता है ओमेगा L, तो tan फाई आ जाएगा बच्चों ओमेगा L
-1/ωc/r, ये है tan phi। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान से समझो बेटे, तीन संभावनाएं हैं। हमेशा यही वाला वोल्टेज बड़ा हो ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने कहा भी था, मैंने EL बड़ा मान लिया है, लेकिन हमेशा EL ही बड़ा होगा ये कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए EL और EC बराबर भी हो सकते हैं और EL छोटा भी हो सकता है, ठीक है। या करंट तो सब में ही सेम चलती है। कोई बच्चा यहां से भी कह सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है XL बड़ा ना हो, XC बड़ा हो। हाँ, हो सकता है। XL और XC बराबर हो, हाँ हो सकता है। या कोई बच्चा यहां से भी कह सकता है ओमेगा L सर जो हो वो बड़ा ना होकर 1/ωc बड़ा हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चाहे EL के टर्म्स में कह लो, या XL और XC को कंपेयर कर सकते हो, या ओमेगा L और 1/ωc को भी कंपेयर कर सकते हो। तो यहां कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो उन तीनों पॉसिबिलिटीज को एक बार मैं समझा देता हूं क्या हो सकता है, जरा देखो। बोलो क्या फॉर्मूला था? tan phi इक्वल्स टू क्या था बताओ? ओमेगा L -1/ωc/r। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? इफ ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1/ωc, ओमेगा L ही बड़ा है, जैसे मैंने माना था, मान लो वही कंडीशन है वास्तव में भी। तो ओमेगा L में से 1/ωc आसानी से घट जाएगा, तो tan phi आएगा पॉजिटिव। अच्छा बताओ पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं? भाई बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, बड़े में से छोटा आसानी से घट जाएगा। तो phi भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब कोई बच्चा phi पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब समझे तो देखो, जैसे जो मैंने केस किया है, जो डायग्राम बनाया है वो यही वाला है। तो phi पॉजिटिव का मतलब यही है, यही है phi पॉजिटिव। यानी करंट ये रही और EMF ये रहा। यानी इस केस में EMF आगे होता है करंट से, करंट पीछे रह जाती है, EMF phi फेज डिफरेंस से आगे होता है, राइट। तो इसका मतलब अगर EL बड़ा है या XL बड़ा है या ओमेगा L बड़ा है 1/ωc से, तो बेटे क्या होता है? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज एंगल फाई। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर? रिजल्ट है इसका, इस केस में क्या होगा बताओ? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल फाई, राइट। अब केस सेकंड ले रहे हैं, तो बीच में थोड़ा सा मैं लाइन बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना लगे। बताओ सेकंड केस में क्या लिया? बोलो भाई, सेकंड केस है उल्टा ले लो। उल्टा माने ओमेगा L छोटा है या 1/ωc बड़ा है ओमेगा L से। तो बताओ भाई, ये छोटे में से बड़ा घटाओगे तो tan phi क्या आएगा? नेगेटिव। अब यहां नेगेटिव का मतलब क्या है? डायग्राम से उल्टी बात। यानी यहां पर वोल्टेज लीड कर रहा था, तो ऐसे केस में वोल्टेज लीड नहीं करेगा, बल्कि लीड कौन करेगा? बोलो, करंट। तो क्या लिखोगे? बोलो, इन दिस केस करंट लीड्स द वोल्टेज, leads the voltage by a phase angle phi। दूसरा केस भी हो गया। अब आ रहे हैं तीसरा केस। तीसरा पेज अगले पेज पे अब पहुंचेगा, जरा ध्यान से देखना, उसको अभी मैं ला रहा हूं, देखो आपके सामने, देखो भाई ये आ गया तीसरा केस, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, इसीलिए इसके लिए ज्यादा जगह छोड़ी है। देखो बेटे, अगर दोनों बराबर हो जाएं, तो इफ ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ωc, दोनों बराबर हो गए,
तो इस कंडीशन को फिजिक्स में कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, और देखो क्या हो जाएगा रेजोनेंस कंडीशन में, आप tan फाई निकालेंगे तो दोनों बराबर हैं, तो tan फाई 0 हो जाएगा, फाई भी 0 हो जाएगा। फाई 0 होने का मतलब ईएमएफ और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी जिधर ईएमएफ होगा उधर ही करंट होगा, करंट और ईएमएफ सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी इसका बिहेवियर बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले सर्किट जैसा हो गया है। कैसा हो गया है? आर सर्किट जैसा। तो इन रेजोनेंस कंडीशन फाई 0 है, इट इंप्लाइज दैट, बोलो क्या इंप्लाई करेगा, बोलो, इन रेजोनेंस कंडीशन, इन रेजोनेंस कंडीशन voltage and current are in same phase, voltage and current are in same phase। ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटे, अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1। तो यहां से अगर आप ओमेगा निकालो तो ओमेगा स्क्वायर तो आ जाएगा 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इसे कहते हैं, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस समय रेजोनेंस हो रहा है तो इसे कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, मालूम ही है तुम लोगों को, तो ओमेगा की वैल्यू लगा दी 2 पाई न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहां से न्यू निकल आएगा, न्यू आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब एक और बात देखो, Z का फॉर्मूला क्या था, जरा याद करो, दिखाऊं या याद है? चलो देख लो एक बार फिर बता देना। देखो Z दिख रहा है, ये था फॉर्मूला, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर था, और ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर हैं, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी। तो Z की वैल्यू बचेगी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर हट जाएगा तो Z की वैल्यू आ जाएगी R। इक्वेशन 6b का यूज कर रहा हूं, तो देखो बेटे ऐसे केस में Z कितना आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 6b, यूजिंग इक्वेशन 6b Z की वैल्यू आ जाएगी, बोलो भाई R। ये Z की मिनिमम वैल्यू है, Z इससे छोटा नहीं हो सकता है। तुम सोचोगे कैसे, देखो फिर दोबारा देखो डायग्राम को, इसको देखो। देखो बेटे, अगर ये वैल्यू ये दोनों बराबर ना हो तो स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ तो ऐड होगा ही होगा, तो Z की वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी। लेकिन यहां पर ये 0 हो गया है, ये दोनों बराबर होने की वजह से 0 हो गया है, ये होल स्क्वायर 0 होने की वजह से Z की वैल्यू सिर्फ R रह जाएगी, जो कि सबसे कम वैल्यू है Z की। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z। तो रेजोनेंस के समय Z की वैल्यू सबसे कम हो जाती है R के बराबर। देखो क्या क्या बातें सीख चुके हो, जरा एक बार देख लो। करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाते हैं रेजोनेंस के समय। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी हो जाती है।
जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है आर के बराबर। और जब सोचो सर्किट का इंपीडेंस या रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया है, सर्किट सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो बहने वाली करंट मैक्सिमम हो जाती है। एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, through the circuit becomes maximum, becomes maximum। तो बच्चों क्या सारी बात क्लियर हो गई? अब इस बात को मैं एक आपको डायग्राम से और समझा देता हूं। मेरे पास इधर जगह खाली है पिछले पेज पर, तो वहां बना दे रहा हूं। देखो डायग्राम देखो जरा, ये जगह खाली है इसलिए इसका यूज कर रहा हूं, आप नेक्स्ट पेज पर बनाएं। तो देखो जरा, यहां बना दे रहा हूं मैं डायग्राम अलग से। मान लीजिए मैं इस तरफ ले रहा हूं करंट को और इस तरफ मैं ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी को, यानी फ्रीक्वेंसी में बदलने से, है ना, एसी की अगर फ्रीक्वेंसी बदलें तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मैं जानना चाहता हूं। तो इस तरफ करंट है और इस तरफ है फ्रीक्वेंसी। तो देखो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब सर? तो देखो बेटे, पहले न्यू बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ती जाती है और एक जगह जाकर करंट मैक्सिमम हो जाती है, आई मैक्स हो जाता है, सबसे ज्यादा करंट मिलती है, आई मैक्स। बताओ कब मिलेगी? जब रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से लिख दे रहा हूं ताकि याद रहेगा ये रेजोनेंस हो गया है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ती जाती है और रेजोनेंस के समय ये मैक्सिमम हो जाती है। फिर अगर आप फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ाएंगे तो रेजोनेंस हट जाएगा और करंट फिर कम होने लग जाएगी। तो रेजोनेंस के समय करंट सबसे ज्यादा होती है और सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। क्लियर हो गई बात? तो रेजोनेंस कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना है। अब ये बताओ, ये रेजोनेंस तुम्हें समझ में आ गया है? पूरा क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर आप एक बात और समझ सकते हो, अगर चाहो तो वो भी समझा देता हूं, उसको भी समझ लो। एक लास्ट लाइन और है, रेजोनेंस कंडीशन में ही है ये, एक लाइन और बता दे रहा हूं। अभी तुमने पढ़ा tan फाई कितना था, जरा याद करो। ये था ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ध्यान है, अपॉन, बोलो, अपॉन आर। याद आ रहा है? जेड पढ़ा था, जेड कितना था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझना। राइट? तो देखो मैं एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं, ये राइट ट्राइंगल है, ये एंगल फाई है। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाली चीज हो जाएगी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, और r जो है बेस का रोल प्ले करेगा। अब बताओ हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे? हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगाओगे तो निकल आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, हाल समझ में आना चाहिए। अब इसे जरा पहचानो, सभी लोग पहचानो। अरे पहचानो, ये तो क्या हो गया, z हो गया। तो हाइपोटेन्यूज z आ गया। ये परपेंडिकुलर है, r बेस है और z हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे बताओ cos फाई कितना आएगा? तो cos फाई होता है, ध्यान से देखेंगे, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? बेस है r, हाइपोटेन्यूज है z, तो cos फाई होता है r बाई z। बहुत यूजफुल टर्म है।
cos फाई को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। तो याद रखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z। अब मैं यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताने जा रहा था, रेजोनेंस के समय की बात कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, बोलो रेजोनेंस के समय क्या बताया था मैंने? रेजोनेंस के समय Z की वैल्यू सबसे कम हो जाती है और वो R के बराबर हो जाती है। Z की वैल्यू ये सबसे कम है और R के बराबर हो जाती है। तो बताओ cos फाई कितना हो जाएगा? cos फाई हो जाएगा R/Z, तो R अपॉन Z, Z की वैल्यू भी R है रेजोनेंस के समय, तो Z की जगह R से R कट जाएगा 1 बार। तो याद रखो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस पावर फैक्टर बिकम्स 1। ये सारी बातों का न्यूमेरिकल में यूज होगा। जैसी रेजोनेंस होगा पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाएंगे, Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और वो R के बराबर हो जाएगी, सर्किट में बहने वाली करंट मैक्सिमम हो जाएगी, I मैक्स। तो ये सारी रेजोनेंस के समय की पहचान है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। थैंक यू बेटे।